नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूं पीडियाट्रिक में जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन। जो ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज बच्चों में देखे जाते हैं उन सभी के बारे में एक एक करके बात करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा मिजल्स डिजीज के बारे में कि मिजल्स डिजीज होता क्या है, इसके एजेंट कौन सा है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और बहुत सारे चीज के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज कहते किसको है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि वैसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल। बोला गया कि कम्युनिकेबल डिजीज इज एन इलनेस caused by the infectious agent or toxic product and the transmitted by the direct or indirect contact between the reservoir host and the suspective individual। बोला गया क्या कि कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं किसको, तो कम्युनिकेबल डिजीज एक बार का बीमारी है जो किसके कारण से होता है, कोई भी इंफेक्टियस एजेंट है या फिर कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो कि किसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, या तो डायरेक्ट टच करने से या फिर इनडायरेक्ट किसी और पर्सन के द्वारा अगर किसी में पहुंच रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जा रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, जब कांटेक्ट में आता है और उसे वो पर्सन अफेक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, जो सेकंड पॉइंट बोला गया कि द ट्रांसमिशन अकर्स मैन टू मैन, एनिमल्स टू एनिमल्स एंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जैसे कि एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर, फूड इटीसी। जैसे जो डिफिनेशन है बोला गया कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली तरीके से अगर वो कांटेक्ट में आता है तो उसे और वो अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, या तो खुद मैन टू मैन, अगर एक पर्सन है दूसरे पर्सन से मिल रहा है, अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्टेड है तो जो सेकंड पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्टेड हो जाएगा। एनिमल्स टू एनिमल्स, या फिर चाहे इन्वायरमेंट से, जैसे एयर से, डस्ट से, सॉइल से, वाटर से या फिर फूड से, इन सभी से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। बात करते हैं कि कॉमन वायरल इन्फेक्शन के बारे में, जो कंटिन्यू लेक्चर चलेगा 5 लेक्चर तक, उनमें हम बात करेंगे। जैसे आज का लेक्चर है उसमें मिजल्स के बारे में बात करेंगे, सेकंड चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियोमिलाइटिस, डेंगू सिंड्रोम और बहुत सारे डिजीज है, उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और कम्युनिकेबल पीरियड क्या होते हैं। इंक्यूबेशन और कम्युनिकेबल पीरियड ये दोनों डिफरेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या बोलते हैं कि जब भी कोई पैथोजेंस या फिर कोई भी एजेंट है वो हमारे बॉडी में इन किया और जो पहला सिम्टम्स दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। बात की है कम्युनिकेबल पीरियड के बारे में कि वैसा पीरियड जिसमें क्या होता है कि जो वो पर्सन है वो दूसरे पर्सन में वो स्प्रेड कर सकता है, जो उसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल पीरियड बोलते हैं। बात क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है जिसके बारे में, कौन से एज को ज्यादा अफेक्टेड करते हैं, सीजन कौन से सीजन में क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। सो प्लीज फ्रेंड आप लास्ट तक देखें, मैं गारंटी देता हूं आपको समझने के, और प्लीज समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना। यहाँ पे कि जो मिजल्स है उसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, रूबियोला के नाम से जानते हैं। हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो गया फ्रेंड कि एक डिजीज भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं। तो रूबेला का नाम है जर्मन मिजल्स के नाम से दिया गया कि जो रूबेला है, रूबेला एक अलग डिजीज है और ये जो मिजल्स देख रहे हैं मिजल्स का नाम है रूबियोला। याद रखिएगा, ओला ये वर्ड आ रहा है तो रूबियोला अगर वर्ड दिया रहेगा तो क्या चीज है, मिजल्स का दूसरा नाम है रूबियोला। और जबकि यहाँ पर जो रूबेला है इसका नेम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है जर्मन मिजल्स के नाम से दिया गया है, जर्मन मिजल्स।
जर्मन मिजिल्स के नाम से जाना जाता है। तो दोनों एक अपोजिट कर दिया गया है दूसरे कहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा और यही बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में। तो इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या होता है? आरएनए पारामिक्सोवायरस। आरएनए कहने का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं, और जो डबल स्टैंडर्ड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड पारामिक्सोवायरस है, इसका कॉजेटिव एजेंट है। बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है या 10 to 14 डेज होते हैं, जबकि कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है? बिफोर 4 डेज एंड आफ्टर 4 डेज। क्या बोला गया कि यहां पर जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वह डिजीज होने, आपको पता चलने के 4 दिन पहले से ही क्या हो सकता है? वह दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड होने के बाद 4 दिन तक ये क्या होता है? कम्युनिकेबल एक दूसरे में फैलना शुरू हो जाता है। जिसके ही कारण से अगर एक परिवार में अगर मिजल्स किसी को हो गया तो बाकी सबको भी अफेक्ट कर देता है, क्योंकि आपको जब मिजल्स का साइन एंड सिम्टम्स जब पता चलना स्टार्ट ही होगा जबकि उसके 4 दिन पहले से ही सभी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि विच कम्युनिकेबल डिजीज which communicable period affect before the occurring of 4 days। जो वो डिजीज को अपीयरिंग होने के पहले ही 4 डेज से वो कम्युनिकेबल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वह कौन सा डिजीज है? तो वह कौन सा है? मिजल्स है। बात करते हैं ड्रॉपलेट। अब यहां पे मैं बोला गया इसका जो इन्फेक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यह एयरबोर्न ट्रांसमिशन के कारण से भी होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के भी कारण से होता है। तो बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये दोनों में क्या अंतर है, जिसके बारे में जानते हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बात करते हैं कि अगर आप एक रूम में हैं, ठीक, अगर आप रह रहे हैं, आप इन्फेक्टेड हैं, जैसे आपको कोविड हो चुका है या फिर मिजल्स है या फिर आपको टीबी का डिजीज है, तो क्या होगा कि जो आप में जितने भी अंदर में आपके जो वायरस है या फिर जो बैक्टीरिया है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस आपको हो चुका है तो जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो आपके रूम में 6 से 8 घंटे तक आपके एयर में वो क्या करते रहेंगे? ट्रेवल्स करते रहेंगे। अगर उस दौरान में कोई पर्सन आपके रूम में आता हो और वो ब्रेथ लेता हो, अगर उसका इम्यूनिटी कमजोर है तो देन क्या हो जाएगा? वो भी पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा। बात करते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में कि जैसे अगर कोई पर्सन के पास में है, अगर आप क्या कर रहे हैं? खांस दे रहे हैं, तो खांसने से क्या होगा? जो आपके माउथ के अंदर का जो ड्रॉपलेट है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा? सामने वाले पर्सन को ब्रीथिंग में चला जाएगा, या तो जिसके कारण से क्या होगा? वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझे, और किसके बारे में समझे? एयरबॉर्न डिजीज के बारे में, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में, ये दोनों के बारे में हम लोग जान गए। अब बात करते हैं बाय, जैसे स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, ये सभी आपका ये सभी के कारण यह क्या होता है? डिजीज ट्रांसमिट करता है। बात करते हैं इसके एज के बारे में। तो इसका जो एज है वह एनी ग्रुप होता है, एनी एज, किसी भी एज को अफेक्ट कर देता है। लेकिन हम चाइल्ड में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है? 1 to 5 ईयर्स के चाइल्ड है उसी को अफेक्ट करता है। उसके पहले के जो चाइल्ड बेबी होते हैं, जैसे 6 मंथ एज के जो बेबी होते हैं या फिर उसके पहले के, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वह इन्हें मिजल्स होने के चांसेस कम रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है? जो मैटरनल एंटीबॉडीज है जो वो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बात करते हैं आधे सीजन के बारे में कि कौन से सीजन में होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो विंटर सीजन जो जनवरी से अप्रैल का जो सीजन होता है विंटर का, उसमें यह ज्यादातर होने के चांसेस या फिर ज्यादा तक मिले हैं देखने के लिए। तो इसलिए कौन से सीजन में हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मिजल्स है इसको 3 स्टेजेस में बांट दिया गया इसके साइन एंड सिम्टम्स को। सबसे पहला प्रोडोमिनल या फिर इसको प्री इरप्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं। बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द प्री इरप्टिव स्टेज। तो प्री इरप्टिव स्टेज को और क्या चीज के नाम से जानते हैं? प्रोडोमिनल स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा इरप्टिव स्टेज, तीसरा बात करते हैं तो कन्वल्सेंट स्टेज या फिर पोस्ट मिजल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल से बोले तो जो रैशेज आने से पहले
जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्री इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं। रसेज आते हैं उसको इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं, और रसेज आने के बाद का जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मीजल स्टेज बोलते हैं। तो चलिए आगे में क्लियरली आपको पता चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडोमिनल या फिर प्री इरेप्टिव स्टेज के बारे में। तो ये जो स्टार्ट होता है इन्फेक्शन होने के 10वें दिन के बाद या स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 से 5 डेज तक यह रहता है। इसमें आपको फीवर देखने को मिलेगा, मलेरिया देखने को मिलेगा एंड कोरियाजा सिंड्रोम। ये कोरियाजा सिम्टम्स क्या है, यानी कोरियाजा मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अगर अपर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या होता है, कोरियाजा बोलते हैं। स्नीजिंग हो जाना, नेजल डिस्चार्ज होना, वोमिटिंग, डायरिया, कुछ कुछ बच्चे में ये भी देखने को मिलता है। एंड 3C साइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3 साइंस इन मिजल्स। मिजल्स में जो 3 साइन है उसका मतलब क्या होता है, तो कफ, कोरियाजा और कंजक्टिवाइटिस। कफ कहने का मतलब खांसी हो गया, कोरियाजा कहने का मतलब जो अपर ट्रैक में इंफेक्शन है उसे बोलते हैं, और कंजक्टिवाइटिस जो आई में या देखने को मिलता है, रेडनेस ऑफ आई। ये सभी आपको साइन एंड सिम्टम्स कब देखने को मिलेगा, जब प्री इरेप्टिव स्टेज में रहेगा तब। और एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं जो है कोपलिक स्पॉट के बारे में। जो कोपलिक स्पॉट है ये भी कब आते हैं, तो ये भी प्री इरेप्टिव स्टेज में ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब भी जो रैशेज होने के 1 से 2 डेज पहले या कोपलिक स्पॉट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है या कहां होता है, ओरल म्यूकोसा में यह देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो कोपलिक स्पॉट है वो कहां होता है, ओरल म्यूकोसा में होता है। कब होता है, तो रैशेज अपीयरेंस होने के 1 से 2 दिन पहले। किस स्टेज में, तो प्री इरेप्टिव स्टेज में देखने को मिलता है। तो यहां से 4 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं ये क्या होता है कि जो कोपलिक स्पॉट है वो कैसा देखने को मिलता है, टेबल साल्ट क्रिस्टल की तरह देखने को मिलता है, जो कि कैसा कलर का होता है, ब्लूइश व्हाइट विथ रेड बेस के होते हैं। कैसा कलर, ब्लूइश व्हाइट विथ रेड बेस की तरह यह होता है। या कहां पे देखने को मिलता है, जो हमारे लोअर मोलर टीथ है उसके जस्ट अपोजिट में यह स्पॉट, यह मार्क, या फिर बोल सकते हैं या जो चिन्ह है या जो आपको स्पॉट मार्क देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोपलिक स्पॉट बोलते हैं, जो हमारे लोअर, सेकंड और फर्स्ट मोलर के जस्ट अपोजिट में दिखेगा, जो कैसा, साल्टी क्रिस्टल अपीयरेंस में रहेगा, जो कि ब्लूइश कलर व्हाइट विथ रेड बेस उसका रहेगा। और बात किया जाए कि कहां होता है, तो ओरल म्यूकोसा में होता है। और इसका जो बात की अपीयरेंस कब होता है, तो रैशेज होने के जस्ट 1 से 2 दिन पहले। और रैशेज होने के पहले वाले पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं, जो कि 1 से 2 दिन पहले, रैशेज के पहले यह देखने को कोपलिक स्पॉट देखने को मिलता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपसे फीवर, मलेरिया ये सब साइन एंड सिम्टम्स नहीं पूछेगा, वह हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3C साइंस इन द मिजल्स, कि जो मिजल्स में जो 3C साइन है उसका मतलब क्या होता है, तो कफ, कोरियाजा एंड कंजक्टिवाइटिस। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोपलिक स्पॉट, कि कोपलिक स्पॉट का क्या मतलब है, एंड विच वेयर कोपलिक स्पॉट इज सीन, कहां पे कोपलिक स्पॉट दिखा जाता है, तो ओरल म्यूकोसा में। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात करते हैं इरेप्टिव स्टेज के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चाहे फार्माकोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, साइकेट्रिक हो, पीडियाट्रिक हो, इन सभी का लेक्चर, साथ में हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सभी का भी लेक्चर मिलेंगे। तो प्लीज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाए, विजिट करें। और एक स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं। मैंने शुरू में इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैशेज, मैंने शुरू में ही बोला था
कि प्री इरेप्टिव स्टेज में क्या होता है, कोई भी रैसेज नहीं होता है, और जो इरेप्टिव स्टेज यानी क्या होगा कि जब रैसेज आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेप्टिव स्टेज बोलते हैं। और जो रैसेज है वो किस कलर का होता है, तो डैसी रेड कलर का होता है। और बात किया जाए कि जो फर्स्ट रैसेज है वो कहां पे अपीयर होता है, तो हमारे बिहाइंड द ईयर, ये जो ईयर के पीछे है यहां पे फर्स्ट रैसेज दिखाई देता है। फिर बात करते हैं स्टेजेस के बारे में कि स्टेजेस कैसा होता है, मैक्युलोपैपुलर स्टेज। मैक्युलोपैपुलर स्टेज कहने का मतलब ना उसमें पस रहेगा ना उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्युलोपैपुलर स्टेज बोलते हैं। बात करते हैं कि स्टिम्सोलाइन के बारे में कि स्टिम्सोलाइन क्या है, कि बाइलैटरल रेड लाइन ऑन द लोअर कंजक्टिवाइटिस। जो आपका जो बच्चा का जो कंजक्टिवाइटिस है आई में, उसमें क्या होगा, बाइलैटरल रेड कलर का लाइन देखने को मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्टिम्सोलाइन बोलते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच कम्युनिकेबल डिजीज सी द स्टिम्सोलाइन, कि स्टिम्सोलाइन है वो किस डिजीज में देखने को मिलता है, तो मिजल्स में देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है, तो बाइलैटरल लोअर कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। और ये कहां कैसा रहता है, तो बाइलैटरल रेड लाइन होता है। सिंपल से बात बोलूं तो इरेप्टिव स्टेज में हमेशा याद रखना है कि इसमें रैसेज आते हैं, और ये जो रैसेज कैसा कलर का होता है, तो यार रेड कलर का होता है। और सबसे पहला रैसेज कहां दिखाई देता है, तो हमारे बिहाइंड द ईयर में दिखाई देता है। बात किया जाए स्टेज इसके कैसा होता है, तो मैक्युलोपैपुलर स्टेज, यानी ना पस रहेगा ना उसमें फ्लूइड रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैक्युलोपैपुलर स्टेज बोलते हैं। बात किया गया स्टिम्सोलाइन के बारे में कि जो बाइलैटरल रेड लाइन आपका जो लोअर कंजक्टिवाइटिस है उस बच्चे में देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स लास्ट बात करते हैं कन्वर्जेंट स्टेज के बारे में, जिसको हम लोग पोस्ट मिजल्स स्टेज के नाम स्टेज के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट स्टेज यानी पोस्ट मिजल्स के बारे में। तो बोला गया इसमें क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे थे कि उसमें क्या हो रहा था, कफ हो रहा था, स्नीजिंग हो रहा था, फीवर हो रहे थे, तो उसके कारण से सही से वो डाइट वगैरह नहीं ले पाएगा, जिसके कारण से उनमें क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ग्रोथ में रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, कि वो जब सही से डाइट वगैरह नहीं ले रहे हैं और तो उसके कारण से, या फिर उसमें क्या हो रहा है कि इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण से उनमें ज्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, खास करके रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जो मैं कॉम्प्लिकेशन में बताने वाला हूं कि उसमें क्या होगा, न्यूमोनिया देखने को मिलेगा मिजल्स होने के बाद में। बात करते हैं SSPE, जिसको मतलब क्या होता है, सब एक्यूट सेरोरोसिंग पैन इंसेफ्लाइटिस, यानी क्या होता है, जो इन्फेक्शन है आगे चलकर पूरे ब्रेन में पहुंच जाता है, और ये क्या करता है, पूरे ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज कर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, SSPE बोलते हैं, सब एक्यूट सेरोरोसिंग पैन इंसेफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं, जो कि 3 लाख केस में 1 पर्सन में देखने को मिलता है। इंसेफ्लाइटिस यानी किसी एक पार्ट में अगर ब्रेन के इन्फ्लामेशन करता है तो उसको इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, जो कि 1000 में 1 केस में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में फ्रेंड्स, और उसके फिर ट्रीटमेंट के बारे में। फ्यूचर्स के हेल्प के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पॉट्स थे और बहुत सारे अदर सिम्टम्स मैंने बताया था। जो कंजक्टिवाइटिस में एक लाइन दिखा जाता है रेड कलर का, वो सभी के बारे में मैंने बात किया था। फिर सेरोलॉजिकल, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, वायरल आइसोलेशन करते हैं, जिससे मिजल्स वायरस के बारे में पता चले कि है या नहीं इन्फेक्शन जिसके बारे में। और एलिसा टेस्ट इसलिए करवाते हैं, एलिसा टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए कि मिजल्स एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर रिटन ब्लड एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो इन सभी टेस्ट के थ्रू हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर डायग्नोसिस करते हैं। बात की प्रिवेंशन के बारे में, तो बचपन में जब 9 मंथ का होता है तब हम लोग मिजल्स का वैक्सीन दिलवाते हैं, जो कि कितना पड़ता है, 0.5 ml सब्क्यूटेनियस पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो मिजल्स का जो वैक्सीन है, जो 9th मंथ पे पड़ता है फर्स्ट वैक्सीन, वो 0.5 ml सब्क्यूटेनियस पड़ता है। सेकंड MMR मिजल्स मम्स रूबेला, जो कि 15 से 18 मंथ्स पे पड़ता है, सब्क्यूटेनियस 0.5 ml पड़ता है। अगर ये दोनों लेने के बाद में कभी भी बच्चों को मिजल्स होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन होता है, जो कि 0.25
ml हम लोग पर केजी वेट के अनुसार से हम लोग देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ये सभी करते हैं। इन सभी के बारे में मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।